बहुत ज़्यादा मेरे को तो ऐसा कांटे आ रहे हैं अभी भी, ऐसा कैसा जला सकते हो। मैं जब डिप्रेस होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, घूमने चले जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। अरे यार मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं घूम के आया, मुझे ठीक हो गया, पर डिप्रेशन नहीं है। आपके इतने साल की सर्विस में आपका हॉरेबल केस को साथ आप सुनाइए, मेरे को सुनने का बहुत इंटरेस्ट है। और एक दिन उनका बच्चा बैठा हुआ था, अब पति ने कभी साथ दिया नहीं तो वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो आवाज़ें आई और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को लाइव जला दिया। बाद में जब आप ठीक हो जाते हो, जब आपको पता चलता है कि आपने क्या किया है, हॉरर स्टोरी तो वही है। दोस्त ने बोला चल यार ट्राई करके आते, कुछ नहीं होता। आप गए, आपने ट्राई किया, आपको लगा वाह यार सब कुछ स्लो हो गया है, सब बढ़िया लग रहा है, वाह ये तो बेस्ट फीलिंग है। एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के नाम से आई थिंक हैदराबाद में बहुत फेमस भी है वो। हाँ। मैं ऑटो वालों से या किसी से बात करती हूँ, मुझे बोलते हैं कि एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल मैडम वहाँ तो जा नहीं सकते। अगर आपका आज हड्डी टूट गई है तो आप जाएंगे ना डॉक्टर के पास, सड़कों पे छोड़ देते हैं, जाओ। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ देखता हूँ कि अगर उनको थोड़ा टेंशन हो गया है तो वो क्या करते, सिगरेट लेके मारते। तो एक बार रोकना चाह रहा हूँ, इट्स लाइक अ डिबेट नाउ। आपके उसमें तो इमेजिनेशन से तो कोई नहीं कर रहा है, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडिक्ट हो रहे हैं। जेंजी हो नॉन एडिक्ट हो जाता है तो उन्हें हमेशा यही बारे में सोचता है भी यही चीज़ से हो रहा है, तो टेंशन को अपन कैसा रोकना चाहिए। मैं एक अकेला इंसान जो फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ, हंसते हंसते मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तो ये बीमारी है। मेरे को पब्लिक में रहना पसंद नहीं है, अकेले में रहना पसंद है। मेरे को कोई भी कुछ भी छोटी चीज़ बोले तो बहुत गुस्सा आ जाता है, तो ये बीमारी है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि साइकाइट्रिक इलनेस पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। बहुत सारे लोग अभी भी, जितने पेशेंट से मैं बात करती हूँ, हम बस बच्चों की वजह से ही रुके हुए, बच्चों की वजह से ही। मैंने कभी कुछ बोला नहीं। हाँ सुना है, मैं भी सुना है। थोड़े जनों का रहता है कि शैतान आ गया है बोलते हैं आंख पे, अब उन्हें जो भी हंसते हुए बच्ची को देखता है उसको मार देता है जाके। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर रिया अग्रवाल। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। MBBS और MD और साइकेट्रिक का रेशो है, तो आपको कैसा दिखा? आपके डेस्टिनेशन से हमारे डेस्टिनेशन तक आए तो कैसा दिखा? हैदराबाद कैसा दिखा? हैदराबाद अच्छा है मेरे लिए थोड़ा नया है, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से बिलोंग करती हूँ। जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे दिखा, खाने का टेस्ट अलग है, तो बस बाकी अच्छा थोड़ा स्पाइसी है नहीं? थोड़ा स्पाइसी हो हाँ। सकता है। राजस्थान में भी स्पाइसी है, बट वो स्पाइस और ये स्पाइस थोड़ा अलग है। मेडिकल फील्ड में कई डिपार्टमेंट्स है, MBBS में कई डिपार्टमेंट्स। आपको पर्टिकुलरली साइकेट्रिक ही चुनना क्यों था? साइकाइट्री एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट था जब से टीनेज स्टार्ट हुआ, तब से ही लोगों से बात करना। आई हैड फ्रेंड्स, और जब मैं उनसे बात करती थी दे यूज्ड टू टेल मी कि यार तो हमारी सारी बातें सुन लेती है, मतलब तुझसे बात करके अच्छा फील होता है। तो ऐसे लगा, और हमेशा से ह्यूमन ब्रेन में इंटरेस्ट था, साइकी में इंटरेस्ट था। तो फिर ठीक है, MBBS डॉक्टर बनना ही था, MBBS लिया। तब लगा नहीं, साइकाइट्री इतनी भी अच्छी ब्रांच नहीं है, नहीं लेंगे, कुछ और लेंगे, सर्जिकल। मुझे सर्जरी में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, तो सर्जिकल ब्रांचेस लेंगे। बट फिर लाइफ हैपेंड और साइकाइट्री मिल गई और फिर हैदराबाद आना पड़ा और साइकाइट्री। तो कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा रहता है कि अपने को कम्युनिकेशन उतना ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन अपन साइकेट्री में जब आ जाते हैं तो इसमें आप क्लाइंट को समझना या तो पेशेंट को समझने के लिए कम्युनिकेशन ज़्यादा होने का रहता है। आपको ये पहले से ही कम्युनिकेशन था आपका स्किल्स, नहीं आप इसके लिए कुछ अलग कोर्स लिए या कुछ ऐसा थेरेपी करे जिससे आप परफेक्ट हो गए? हमेशा से इसे बोला जाता है कि आप जो भी बनते हैं वो आप चूज नहीं करते, आप वो जो चीज़ है, जैसे सपोज इफ आई एम अ साइकाइट्रिस्ट राइट नाउ, तो साइकाइट्री चूज मी, मैंने साइकाइट्री को चूज नहीं किया। तो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे कुछ होता नहीं है कि उस पर आप काम करते होंगे लोग, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कभी कोई कम्युनिकेशन कोर्स नहीं लिया। लेकिन हाँ, अगर किसी को साइकाइट्री लेनी है तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, और वो आनी चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, वरना फिर आप पेशेंट का दुख दर्द कैसे समझेंगे। तो आप एक यंग जनरेशन को एक टिप दीजिए जिससे उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए आप बात करिए, मतलब आपके आसपास लोगों को जितना हो सके आप सुनने की कोशिश करिए। बहुत बार अक्सर क्या होता है कि जब हम बोलते रहते हैं ना, सिर्फ बोलते रहते हैं ना, तो शायद हम सीख नहीं पाते। लेकिन अगर हम सुनते हैं तो हम सीखते हैं, सामने वाले का लहजा भी समझ में आता है। और आई थिंक वो कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिर्फ बोलते रहना, तो उससे आप ज़्यादा सीखते हैं।
तो अगर आपको कोई कोर्स करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोर्स नहीं करना है, आपको थोड़ा सा बेटर होना है, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सीखिए और लोगों को सुनना सीखिए। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सुनना चीज़ में। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं जब ये साइकेट्रिस्ट के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को दो चीज़ें आ रही थी, साइकोलॉजी और साइकेट्री आ रहा था, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइकोलॉजी और साइकाइट्री, तो साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर होते हैं, मतलब उन्होंने एमबीबीएस किया होता है, उसके बाद एमडी या डीएनबी या डीपीएम जो भी होता है वो किया होता है, इसके बाद में वो साइकाइट्रिस्ट बनते हैं। तो बेसिकली आप एक जनरल डॉक्टर भी हो और आप उसके ऊपर का एक क्वालिफिकेशन है साइकाइट्रिस्ट। अब अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो उसके लिए आपको एमबीबीएस करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे बीएससी साइकोलॉजी होता है, एमएससी साइकोलॉजी होता है, आप उनमें जा सकते हैं, आप कर सकते हैं, उससे आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। अब दोनों में मेजर डिफरेंसेस कि डॉक्टर हमेशा आपको दवाई दे सकता है, डॉक्टर आपको अलग अलग चीज़ें डायग्नोस कर सकता है। साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे आपको दवाई नहीं दे सकते, उनका मेन काम जो होता है वो है थेरेपी देना। क्या थेरेपी से लोग उतना क्योर कर पाते हैं जितना मेडिकेशन से कर पाते? ये हमेशा बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। पेशेंट जब भी आएगा आपके पास में, पहले उसको डायग्नोस किया जाएगा, पहले उसको सुना जाएगा, देखा जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम सिर्फ थेरेपी से ठीक नहीं हो सकता है तो दवाइयाँ भी चलेंगी। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में दवाइयाँ थेरेपी दोनों जाती हैं, कुछ में दवाइयों से काम होता है और कुछ में सिर्फ थेरेपी से भी काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थेरेपी ही इफेक्टिव होगी या सिर्फ दवाइयाँ इफेक्टिव होगी। जब पेशेंट आएगा आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा। मेरे को आपसे एक सवाल था, व्हाट विल बी द लीस्ट पॉइंट ऑफ अ पेशेंट कि वो साइकेट्री या साइकोलॉजी का आना चाहिए? जब भी इंसान परेशान हो रहा हो और उससे नहीं झिल रहा हो, मैं तो बोलती हूँ कि आप साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट दोनों में से किसी के पास भी चले जाइए, आपको वो राइट डायरेक्शन में गाइड कर दें। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप चले जाइए, मैं तो यही बोलूँगी, यही लीस्ट पॉइंट है। तो मैं डिप्रेशन की बात करना चाह रहा हूँ, पर उससे पहले मैं जब पढ़ रहा हूँ था तो डिप्रेशन में को ऐसा दिखा है कि एक दिन जो डिप्रेशन आता है, एक रात में डिप्रेशन आता है, उसको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं बोलते। जो कंटिन्यू आपको 1 वीक चलता है या 1 मंथ चलता है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखो, अगर मैं एज अ डॉक्टर बात करूँ तो डिप्रेशन का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। हमारे बुक्स में तो ये लिखा हुआ है कि मिनिमम 2 हफ्ते तक पेशेंट का मूड जो है वो लो होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। उसके बाद ही हम डिप्रेशन डायग्नोस करते हैं। लेकिन डिप्रेशन से पहले भी एक फेज होता है, एक रात में इंसान डिप्रेस नहीं होता है, बहुत उससे पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है इंसान की लाइफ में। जब वो टॉलरेबल नहीं होता है तब इंसान उस फेज में जाता है। जब मैं 10th में था, मैं आपको एक स्टोरी सुना दूं। जब मैं 10th में था तो मेरे को बुखार आई या सिर में दर्द होता तो डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन लो बोल के। जब मैं जाके मेरे स्टाफ मेंबर्स को बोलता था या टीचर्स को बोलता था, उन्ना मेरे को दूसरी कोसी की गोली देते थे। लाइक मेरे को सिर में दर्द हो रहा बोलते वो इस कलर की गोली रहती थी, पेट में दर्द हो रहा बोलते वो इस कलर की गोली, वो मैं खा लेता था तो मेरे को कम हो जाता था। ये माइंड कनेक्शन से मेरे को ठीक हो रहा है या वो टैबलेट से ठीक हो रहा था? टैबलेट से ठीक हो रहा था। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको खांसी जुकाम बुखार होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसकी दवाइयाँ स्कूल में भी अवेलेबल होती है और बाहर भी अवेलेबल होती है। ब्रांड्स का फर्क पड़ जाता है, लेकिन जो जेनेरिक सॉल्ट होता है वो सेम होता है। रही बात माइंड की, तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको घर पे दवाई मिल चुकी है, लेकिन आपको लग रहा है यार डॉक्टर ने तो मुझे देखा ही नहीं, मैं कैसे सही हो सकता हूँ। कभी कभी दिमाग में वो चीज़ होती है और फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, शाम तक आप ठीक हो जाते हैं। वो क्या है? डॉक्टर ने आपको ऐसा क्या टच किया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिमाग में एक चीज़ होती है, हम साइकोलॉजिकली वायर्ड होते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हमें पढ़ना है तो हम स्कूल जाएंगे। ये साइकोलॉजिकली बचपन से हमें बताया गया है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे फिक्स है। तो वो चीज़ अगर हमारे साथ हो जाती है तो हमें साइकोलॉजिकली थोड़ा बेटर लगता है। तो वो एक प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। तो जब तक दिमाग में अपने वो नया स्पार्क, जब तक अपन ठीक नहीं होते। ऐसा जरूरी नहीं है हर वक्त वो स्पार्क आए, वो जरूरी नहीं है। दवाइयों से आप ठीक हो जाते हैं। वो स्पार्क कभी कभी बहुत, जब भी आप बीमार होते हैं तो आप साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में भी होते हैं। ऐसा नहीं है बॉडी हम अकेली डिस्ट्रेस में नहीं जाती है, बॉडी के साथ साथ माइंड भी डिस्ट्रेस में जाता है। अब वो कितना डिस्ट्रेस है और किस लेवल पे आप ठीक हो पाएंगे, मतलब किस चीज़ के बाद में आप ठीक हो पाएंगे, वो प्योरली उस पर डिपेंड करता है। नहीं, मेरे को कैसा दिखा था,
अगर घर में मेरे पैरासीटामोल है तो मैं अगर वो खा लिया तो मेरे को क्योर नहीं होता हो, लेकिन मैं जब डॉक्टर कन जाता हूँ तो उन्होंने वही मेरे को पैरासीटामोल देते, तो वो खाए बाद मेरे को क्योर होता है। तो इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइंड ही अपने को स्पार्क दे रहा है कि ठीक हो है गई। ना, आपको बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है। अब आपका दिमाग उसी तरीके से वायर्ड है कि डॉक्टर मुझे देखेगा, भले ही वो कोई भी दवाई लिखे, आपको नहीं पता, आपने इतनी पढ़ाई भी नहीं की उस चीज की कि आपको पता हो कि वो कौन सी दवाई है, ठीक है। तो डॉक्टर पे आप फुल ट्रस्ट करते हैं। जब आप जाते हैं आपको लगता है कि मैंने अपनी जान इनके हाथों में दी है, अब ये मुझे ठीक ही करेंगे। तो वो एक ट्रस्ट जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और उससे भी साइकोलॉजिकली जो आप बोल रहे हैं, दिमाग को एक शांति मिलती है। अगर आपने वो कोट सुना होगा, मुझे नहीं पता, कि अगर दिमाग हेल्दी है तो बॉडी अपने आप हेल्दी हो जाती है। वो एक बहुत बड़ी चीज है कि आप चाहे कितना ही जिम चले जाइए, कितना ही कुछ भी कर लीजिए, लेकिन अगर आप यहाँ से परेशान हैं तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। वो सेम चीज है, जब आप बीमार होते हैं आपको डॉक्टर के पास जाके यहाँ से सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो बॉडी फिर दवाई के बाद अपने आप काम करती है। अच्छा, आप माइंड हेल्थी या ब्रेन हेल्थी की बात करें तो एक जिंजी सुबह से लेकर शाम तक उसकी डेली लाइफ में अगर गुड हेल्थ होना है, उसको गुड माइंड होना है, तो ऐसे क्या चीज़ा करना? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेट पैटर्न नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपका माइंड हेल्दी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो इच्छा हो आप वो करिए, आप अपना काम करिए बराबर तरीके से, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या फिजिकल चीज़, क्योंकि वो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। अगर मैं जनरल टर्म में बोलूँ तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है। आप अपने घर वालों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, ठीक है। और काम करिए, मस्त रहिए, यही चीज़ें हैं जो आपको एक हेल्दी माइंड की तरफ लेके जाती हैं। कभी डिस्ट्रेस आए तो आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करते हैं, वो एक चीज़ है जो कि हेल्दी माइंड की तरफ लेके जाती वो है। कैसा हैंडल कर सकते हैं? कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऐसा उसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, आप अपने तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे मेरे को कोई स्ट्रेस आया तो मैं अपने तरीके से हैंडल करती हूँ, आपको कोई स्ट्रेस आया तो वो आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो स्ट्रेस हमसे अकेले से हैंडल नहीं हो पाता है, तो हम सबसे पहले जाते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, अगर वो पॉसिबल है तो। वहाँ से भी नहीं होता है तो फिर आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है। मैं जब सुना था तो घर वाले बोलते थे कि यू हैव टू स्लीप अर्लियर, यू हैव टू वेक अप अर्लियर। इसके लिए क्या है, आपका स्ट्रेस हमेशा मेंटेन रहता है। तो ये बात कहाँ तक सही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सब पुराने ज़माने के नॉर्म्स बना दिए गए हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में अंधेरा जल्दी हो जाता था, और जब अंधेरा होता था उसके बाद में उनके पास ज़्यादा कुछ एक्टिविटी थी भी नहीं करने के लिए, तो वो जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, क्योंकि सूरज निकल जाता था, उसके बाद काम पे जाना होता था। तो वो एक उस टाइम का पैटर्न था। तो अब ऐसा नहीं है। अब आपको शायद रात को 12 बजे भी कॉल आ सकता है, काम करना पड़ता है आपको। अब आपको सुबह, अगर आप 12 बजे सोएंगे तो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते ना। अगर आप कम सोएंगे तो आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा, तब आपको 8 घंटे की, 6-8 घंटे की नींद तो लेनी ही पड़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी सोना, जल्दी उठने से हेल्थ अच्छी हो जाती है या माइंड हेल्दी हो जाता है। माइंड हेल्दी होता है अच्छी नींद लेने से। आप 6-8 घंटे की नींद लीजिए, वो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा फनी भी क्वेश्चन है ये, और थोड़ा अनकॉमन सेंस लगता है मेरे को, लेकिन वो कैसा है बोल तो, थोड़े मैं 4 बजे सो के 8 घंटे की टोटल नींद लेके 10 बजे उठा या 12 बजे उठा, वो नींद मेरी कंप्लीट हुई है? लाइक मेरी बॉडी वो नींद ले रही है? क्या आप उठने के बाद में फ्रेश फील किया आपने? कभी नहीं। मेरे केस में क्या है, जब तक मैं जल्दी सो के जल्दी नहीं उठा तो मैं फ्रेश फील नहीं होता। जब मैं लेट सो के लेट उठता ना तो मैं अनहेल्दी फील करता हूँ, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, मेरे को गुस्सा आता है, ऐसा है। तो आपके लिए जल्दी उठना और जल्दी सोना काम करता है, तो आप वो करिए। देखिए, अगर आप जेंजी, मतलब मैं अगर नॉर्मल टर्म्स में बोलूँ, हम आजकल बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं और हम एक दूसरे की होड़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर मैं रात को 12 बजे सोती हूँ और आप रात को 10 बजे सोते हैं, और मैंने अब ये चीज़ कूल बना दी है कि नहीं 12 बजे सोना इज़ वेरी कूल, तो अब आप कोशिश कर रहे हैं 12 बजे सोने की, लेकिन आपकी बॉडी एक चीज़ पे अडेप्ट कर चुकी है। अगर आप कोशिश करेंगे 12 बजे सोने की, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सो पाएंगे, लेकिन अगर आप फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं तो उस सोने का कोई पॉइंट नहीं है। आप 10 से 6 सोते हैं तो वो सोइए आराम से,
मेरी बॉडी और आपकी बॉडी का स्टाइल पैटर्न अलग अलग है, हमारे जीन्स अलग अलग हैं, तो वो भी बहुत हद तक स्लीप को रेगुलेट करता है। तो बॉडी अडेप्ट कैसा करती है सर स्लीप को? अगर मेरे को जल्दी सोने का है, लाइक नॉर्मली मैं 2 बजे सोता हूँ, तो मेरे को जल्दी सोने का है, तो अपन क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि मैं जल्दी सोना हूँ? प्रिकॉशन कुछ नहीं, आपको कोई काम नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है, तो आप आराम से, जैसे सपोज आपको 10 बजे सोना है, तो आप कोशिश करिए कि आप 9:45 तक बेड पे चले जाएं, और उस टाइम पे कोई फोन्स नहीं होना चाहिए, आपका बेडरूम में पूरा अंधेरा होना चाहिए, टेम्परेचर एक मेंटेन होना चाहिए जिससे अच्छी सी नींद आ सके। और 15-20 मिनट में यूजली नींद आ जाती है। हो सकता है अगर आप डेली 2 बजे सोते हैं तो आपको 3-4 दिन लग जाएं 10 बजे सोने के लिए। हो सकता है 10 बजे बिल्कुल नींद नहीं आएगी, 2-3 बार करवट भी बदलेंगे, बट बॉडी बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन की है, जिसने भी डिजाइन की है ऊपर वाले ने। आप जो जो चीज़ थोड़े थोड़े टाइम तक अगर हैबिट बना लेंगे ना करने की, अगर रिपीटेडली कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो वो अपने आप ही आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, आपको उसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो एक चीज़ है। तो डॉक्टर आतिफ बोल के एक है, उन्होंने भी साइकेट्रिस्ट है, उनका ये कहना था कि जब आप सोएंगे तो आपका फ़ोन आपके रूम में नहीं होना चाहिए, वो आउट ऑफ रूम होना चाहिए। ये बात कहीं कहाँ तक सही है? उन्होंने वो इसलिए बोला होगा क्योंकि आजकल हमारे पास नोटिफिकेशंस टिंग 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 पूरा टाइम बजते हैं। तो अगर आप फ़ोन बाहर रखेंगे तो आप अनबॉदर्ड रहेंगे फ़ोन से, आपको नहीं पता फ़ोन में क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है, तो बार बार आपके दिमाग में ये नहीं चलेगा अरे फ़ोन पे आया था जाके चेक कर लेता हूँ। ऐसा अगर आपको नींद नहीं भी आती है तो भी आप बेड पे पड़े रहेंगे, आप कुछ और नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है उठ के जाने में थोड़ा सा आलस आएगा, तो यहीं सो जाते हैं और फ़ोन नहीं चलाते हैं। वो ऐसा फ़ोन अगर रूम में रहेगा तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा फ़ोन चलाना। मैं सो के उठा हूँ, सो के उठे तो कभी मैं फ्रेश फील करने के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करता हूँ। अगर फ़ोन यूज़ करे तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो मैं उठते की वाटर लिया हूँ, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं उठते की क्या करना? देखो आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि उठने के बाद में आप फ़ोन यूज़ करना, क्योंकि आजकल हमारी पूरी दुनिया फ़ोन पे है। बट ऑनेस्टली जितना ज़्यादा हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और स्पेशली हम फ़ोन में कुछ करते नहीं हैं, हम इंस्टाग्राम पे डूम स्क्रोलिंग करते रहते हैं, उससे क्या होता है हमारा अटेंशन स्पैन कम होता है। अगर हम दिन की शुरुआत ही स्क्रॉल करने में कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखती है, इंस्टाग्राम इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी ऑल्सो एंड पॉजिटिविटी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव चीज़ें हैं सिर्फ पॉजिटिव, तो हर चीज़ आपके दिमाग में इम्पैक्ट करती है। ओके आप जैसे अगर मैंने आपको सुबह एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको सुबह चाय पीना पसंद है और पानी पीना पसंद है, ये आपका रूटीन है, तो आप वही करेंगे। अब मैंने आपको 5 दिन लगातार फ़ोन दे दिया, चाय नहीं पानी नहीं, कि आप पहले सुबह सुबह 5 मिनट फ़ोन चलाइए। अब वो क्या है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग कंटेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। इंस्टाग्राम पे कोई भी बोरिंग कंटेंट नहीं बनाता है, तो आपको इंटरेस्टिंग है, तो उससे आपके ब्रेन में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामीन, वो रिलीज होता है। उसको लगता है यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने 5 मिनट बाद फ़ोन बंद भी कर दिया, उसके बाद भी फिर ऐसा लगता है, अगले दिन आपको फिर लगेगा यार कल तो बढ़िया था, सुबह 5 मिनट बढ़िया निकाले, आज वापस देख लेते हैं। अब वो डोपामीन 5 मिनट पे रिलीज नहीं होगा, अब वो डोपामीन रिलीज होगा 10 मिनट पे। तो ऐसे करते करते टाइम बढ़ जाता है, उस चीज़ की आदत हो जाती है, और क्योंकि हम नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस दोनों देख रहे हैं और हमारे माइंड में जा रहा है, तो पूरा दिन हमारा फिर उसी चीज़ से निकलता है। आपसे एक क्वेश्चन था, हाउ टू स्पाइक अ डोपामिन इन अ हेल्दी वे? हेल्दी वे में आप, अच्छा अब आप जैसे आप बुक्स पढ़िए, आप एक दिन बुक पढ़ेंगे, आपको कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो आपका डोपामीन स्पाइक होगा। डोपामीन वर्क्स ऑन द फ्यूल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। आपको जैसे अगर मैं बोलूँ कि पानी पीना मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मैं एक बार पानी पीऊँगी, मेरा डोपामीन रिलीज होगा, अगली बार शायद इससे ज़्यादा होगा जब मैं एक पूरा ग्लास पीऊँगी। तो वो एक चीज़ है, आप जिसमें चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे बुक्स, स्पोर्ट्स, एनीथिंग, उससे आपका डोपामीन स्पाइक हो जाएगा। हेल्दी अनहेल्दी ऐसा कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। नहीं, हेल्दी और अनहेल्दी ऐसे बोल रहा हूँ था, कभी मैं घर में डांट सुन लिया या मैं सैड हो गया तो मेरे को पीस ऑफ शुगर अगर मैं खाया तो मेरे को स्पाइक कर देता हूँ, मेरा डोपामिन स्पाइक कर देता। इसको ये तो अनहेल्दी वे है, शुगर खाना इट्स लाइक टोटली अनहेल्दी। जहाँ तक मैं जिम में हूँ तो मेरे लिए वो अनहेल्दी है। तो इससे ऑल्टरनेट मैं कौन सा यूज़ कर सकता हूँ, लाइक किसी से बात करना? आप कर सकते हैं। देखिए
अब आप बोल रहे हैं शुगर खाना अनहेल्दी है, शुगर खाना मॉडरेशन में अनहेल्दी नहीं है। दूसरी चीज ये, आपका जब किसी ने डांटा तो शुगर की एक बहुत प्यारी चीज है कि वो आपको अच्छा फील करा देता है। क्यों? क्योंकि उससे डोपामीन रिलीज होता है ऑब्वियसली। अब आप दूसरी चीज करना चाहते हैं तो शुगर का अल्टरनेटिव किसी से बात करना नहीं हो सकता कि अब आपके दिमाग में वो इंक्रेन है। शुगर का अल्टरनेटिव आप डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। डार्क Dark चॉकलेट chocolate। आपको बेटर फील कराएगी उस टाइम पे, क्योंकि आपको खाना पसंद है उसके बाद में। तो वो एक चीज है, धीरे धीरे आप डार्क चॉकलेट, एक पीस डार्क चॉकलेट खाने के बाद में आप किसी से बात कर सकते हैं। तो फिर वो धीरे 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 वो एक पैटर्न बन जाएगा, एक सेट पैटर्न बन जाएगा, और इसके बाद में धीरे धीरे वो एक आदत बन जाएगी। और फिर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार शुगर की क्रेविंग। आज इंडिया में या कई वर्ल्ड में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू माइंड, जहाँ इंसान बहुत फेस करके आ रहा है। तो सौम्य, पहले अपन स्टार्टिंग आएंगे जो घर में है, तो पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ रहे। आखिर कॉमन रीज़न क्या रह रहा है जो बच्चे या जनरेशन गैप आ जा रहा है दोनों में? कॉमन रीज़न क्या है? एज अ डॉक्टर आप बोलिए क्या है? यही जनरेशन गैप, आई थिंक हमारे स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हमारी पेरेंटिंग, हमारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग भी ऐसे हुई है कि वो हमेशा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहा है कि जो पेरेंट्स बोलेंगे वही अटल सत्य है, आपको वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ में, आप बैक आंसर नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के साथ में, भले आपको वो चीज़ सही लगे या गलत लगे, क्योंकि हम एज अ रिस्पेक्ट उनको देखते हैं, हम एज अ गॉडली फिगर उनको देखते हैं। अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग ऐसी हुई है तो वो सेम चीज़ अपने आगे वाले जनरेशन के भी पास कर रहे हैं, बट टाइम चेंज हो रहा है। अब पेरेंट्स भी वो चीज़ नहीं करते जो वो पहले करते थे, लेकिन अगर पेरेंटिंग स्टाइल वही रहा तो वो क्लैशेस होंगे। अब देखो, जब एवोल्यूशन हो रहा था, ह्यूमन एवोल्यूशन, तो अब बोला जा रहा है कि ब्रेन इज द मोस्ट यूज्ड पार्ट। तो धीरे धीरे शायद आज से 50 साल बाद हमारा सर का साइज बड़ा हो जाएगा और हमारे हाथ पैर छोटे हो जाएंगे, क्योंकि हम हाथ पैर यूज नहीं कर रहे हैं अब इतना ज्यादा, हम दिमाग यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब एवोल्यूशन होता है, तो अगर पेरेंटिंग में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो क्लैशेस होंगे। आज के बच्चे का दिमाग हमारा जो दिमाग था उससे बहुत शार्प है। आजकल आप बच्चों को देखिए, देखा हूँ है ना, सब शार्प है एकदम मस्त, उनको आप कुछ भी करवा लीजिए। आजकल 3-3 साल के बच्चे मस्त वायलिन बजाते हैं, पियानो बजाते हैं। अगर आप दुनिया में देखें तो पहले होते होंगे, कम होते हैं, बट अब हर बच्चा टैलेंटेड है, हर बच्चा एक एक्स्ट्रा दिमाग के साथ पैदा हो रहा है। तो उसके हिसाब से पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी अब। लाइक जेनजीज के लिए कैसा, एक पेरेंट्स, आप एक पेरेंट्स को मैसेज दे दीजिए, शॉर्ट मैसेज, जिससे वो जनरेशन गैप को रिड्यूस कर सके। आई फील पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग अपने बच्चों को सुनना स्टार्ट करिए। मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को सुनना स्टार्ट करिए, उनको उनके डिसीजंस लेने दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो डिसीजन गलत है तो मुझे ऐसा लगता है कि डांटने की जगह एक डिस्कशन होना चाहिए, ताकि पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप हेल्दी हो सके। हम में से आज जितने भी पेशेंट्स मैं देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें चाइल्डहुड में जाके स्टार्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज से स्टार्ट हुई है, वो चाइल्डहुड में स्टार्ट हुई है, पेरेंटिंग स्टाइल की वजह से या बचपन में कोई और ट्रॉमा की वजह से वो सब चीज़ें स्टार्ट होती है। अगर आज हम पेरेंट्स बन रहे हैं और अगर हम अपने बच्चे के साथ एक हेल्दी डिस्कशन कर पा रहे हैं, उसको ऑप्शंस दे पा रहे हैं टू चूज, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे हिसाब से, जहाँ पे हम आगे अच्छे नहीं, एक हेल्दी अडल्ट्स ग्रो करेंगे, मेंटली हेल्दी अडल्ट्स बना पाएंगे। मैं एक फिल्म देखा था, उस फिल्म का नाम है स्पाइडर। उसमें विलन का ट्रॉमा इतना ज़्यादा वो रहता है कि बचपन में उनके घर वाले लड़ लेते थे, उनके फैमिली को स्ट्रगल देखने का मिला है, तो वो आगे जाके क्रिमिनल बनता है। क्या वो सही में है? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। फैमिली एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देखिए हर इंसान जो भी इस धरती पे आया है, द पर्सन इज क्रेविंग फॉर लव और कुछ भी नहीं, ठीक है। आप बचपन में जब एक बच्चे के साथ आप रहते हैं, 6 महीने का बच्चा ही लीजिए, उसको कैसे पता चलता है कि ये मेरी माँ है? कैसे? एक तो मान लीजिए दूध पीता है वो, और दूसरा द अमाउंट ऑफ लव अ मदर कैन गिव। अगर आप उस बच्चे को डिप्राइव रखेंगे प्यार से, तो उसके लिए जीवन में कुछ और नहीं है अब, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज पावर। अब वो पावर अगर क्राइम करने से आती है तो वो आएगी। अब जैसे जो आप मूवी बोल रहे हैं उसमें उस इंसान को अल्टीमेटली क्या चाहिए था? क्राइम क्यों हो रहा था? वो पहले से बहुत ज्यादा ट्रॉमा में था, हर चीज का ट्रॉमा उसको। ऐसा था कि पेरेंट्स, जैसा मैं आपको एक विलन की बात करा तो उसमें जो विलन रहता है उन्हें बैकलैशेस में उसकी लवर जो रहती है उसको बहुत ज्यादा डांटती है, धोखा देती है। अब उन्हें जो भी हंसते हुए बच्ची को देखता है उसको मार देता है जाके। इट्स अ रिवेंज। तो रिवेंज है वो, ट्रॉमा। हाँ, ट्रॉमा है। जो पुराना ट्रॉमा है वो अब रिवेंज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वहां पे ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि जो मुझे नहीं मिला मैं वो किसी और को भी नहीं मिलने दूंगा। पावर फील हो रही है एक, है ना? वहीं पे अगर आप उसकी गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हैं, अगर वो प्यार वाली चीज होती है ऐसे करके, तो वो सारी चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज भी खत्म हो जाती। खत्म इन द सेंस मतलब थोड़ा बेटर हो जाता और शायद इंसान भी अलग होता। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। हम कभी भी जब साइकाइट्री में हम पेशेंट्स देखते हैं तो हम कभी भी नहीं बोलते कि सिर्फ दवाइयों से पेशेंट ठीक हो जाएगा। एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी चीज है जिसमें आप रह रहे हैं, पल रहे हैं। अगर वो चेंज नहीं हुआ तो दवाइयाँ एक हद तक ही काम कर सकती है। पेशेंट हर बार रिलैप्स करेगा, पेशेंट हर बार आपके पास में आएगा, क्योंकि मैं आज आपका डिप्रेशन ठीक कर दूं दवाई से, लेकिन आपके घर का एनवायरनमेंट या आपका एनवायरनमेंट ऐसा ही है जहाँ पे आप बार बार ट्रॉमा झेल रहे हैं, तो आप वापस मेरे पास 100% आएंगे डिप्रेशन के लिए। क्योंकि हमारी ब्रेन की कैपेसिटी, वो बोलते हैं ना कि अगर आप पौधे को ऐसे जकड़ के रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा, जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं तब तक वो ग्रो नहीं करेगा। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है कि जब तक जकड़ के रखा जाए, जब तक सेम एनवायरनमेंट रहे जिसमें आपको पहला ट्रॉमा हुआ है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। एनवायरनमेंट चेंज। एज अ क्रिमिनल मैं आपका नया, आप समझिए कि पॉडकास्ट नहीं चल रहा है, बस मैं आपका से आया, तो आप मेरे को पहला सजेशन क्या दोगे एज अ क्रिमिनल में? अगर आपका नया, अगर आप एज अ क्रिमिनल मेरे पास में आ रहे हैं तो मेरा पहला काम है आपको समझने का, आपको समझने का, आपको सुनने का। क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि क्रिमिनल कोई मन से नहीं बनता, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अनहर्ड होती हैं, जो कोई उनको नहीं समझ पाता है। तो मेरा पहला काम होगा मैं आपको समझूं कि आपका माइंडसेट क्या था जब आप क्राइम कर रहे थे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार किसी माइंडसेट से ही क्राइम किया जाए। बहुत सारे डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे क्राइम आप जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, आपके माइंड को पता ही नहीं है कि आप वो क्राइम कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, एक बहुत फेमस केस है, हम जब पढ़ते हैं तो एक बहुत फेमस केस है कि एक चीज़ होती है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे आपको अकेले बैठे होते तो आपको आवाज़ें सुनाई देती है कानों में, ठीक है? वो आवाज़ें उस इंसान के लिए रियल होती हैं एकदम। अब वो आवाज़ अगर आपको बोल रही है कि जाओ इसको मार दो, और आप कॉन्स्टेंटली वो आवाज़ सुन रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं है आप जाके उस इंसान को मार देंगे। तो दिस इज नॉट क्राइम, यू आर नॉट क्रिमिनल। आप मेंटली इल हैं उस टाइम पे, आपको नहीं पता आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर क्रिमिनल जो क्राइम कर रहा है वो जानबूझ के क्राइम कर रहा है या ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा इस वजह से वो क्राइम कर रहा है। कभी कभी मेंटल इलनेस की वजह से भी क्राइम होते हैं। तो जैसा कि इंडियन पुलिस है वो बस सस्पेक्ट हो गया तो उसको समझते नहीं है। मैं कई केसेस देखा हूँ, उतना डीप उसमें पढ़ा नहीं, लेकिन वो लोग समझते नहीं है, डायरेक्ट जेल में डाल देते। तो उन लोगों को जेल में डालने से उन लोगों की क्रिमिनल एक्टिविटी कम नहीं होती है, उसमें उन लोगों की और बढ़ती है। तो आप ये इंडियन चेन में मैं बोल रहा हूँ पुलिस की, तो ऐसा क्या चेंजेस होना जिससे वो आगे जाके क्राइम नहीं कर सके? आप बोलिए। मैं मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी और हमारे पास में एक अलग से एक वार्ड है जिसको बोलते हैं फॉरेंसिक वार्ड, जिसमें क्रिमिनल्स रुकते हैं, ठीक है? जिनको कोई भी मेंटली इल है या मेंटली कुछ भी परेशानी है, वहाँ पे क्रिमिनल्स रहते हैं। तो मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि इंडियन पुलिस सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे जुडिशियल सिस्टम में ये नॉर्म है कि अगर आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं और अगर आप सस्पेक्ट करते हैं कि वो मेंटली किसी भी तरीके से इल है, तो सबसे पहले उसको साइकाइट्रिस्ट एग्जामिन करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी और उसके बेसिस पे जो भी फैसला लिया जाएगा वो ऑनरेबल जज लेंगे, लेकिन पहले एक बार साइकाइट्रिस्ट एग्जामिन करेगा। तो ये हमारे इंडिया में हमारे जुडिशियल सिस्टम में नॉर्म है, चलता है, एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा ओके। और एक था मेरा ये सवाल था से आपकी मैस्ट्रोबेशन,
है। यूथ के उसमें ये इतना कॉमन हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आज एक बंदा कोई चीज़ पे दिमाग नहीं लगा सक रहा है तो इसके कारण। ये आपको मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर डेली मैस्टरबेशन हो या वीकली ट्वाइस या फोर्थ अगर कर रहे हैं तो क्या ये मेरे माइंड में असर करेगा? जैसा मेरे को फोकस नहीं हो रहा है वो चीज़। देखो, जैसे आपने खुद ने बोला कि मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल फिजियोलॉजिकली नॉर्मल चीज़ है, हर इंसान करता है। ओके, तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चीज़ है। तो पहले तो मैं ये आपके पॉडकास्ट से ये हटा देना चाहती हूँ टाबू कि मास्टरबेशन कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मास्टरबेशन आप डेली करें, चाहे वीकली वंस करें, चाहे वीकली थ्राइस करें, चाहे आप डेली 2 टाइम्स करें, जब तक आपके काम को, आपके रिश्तों को और आपके सोशल लाइफ को ये हैम्पर नहीं कर रहा है। हैम्पर इन द सेंस कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप पूरा टाइम मास्टरबेशन के बारे में सोच रहे हैं, आप फैमिली के पास जाते हैं तो भी आप मास्टरबेशन के बारे में सोचते हैं, आप अपने सोशल सर्कल में बाहर जाते हैं या कुछ ऐसे करने जाते हैं तो भी आप मास्टरबेशन के बारे में ही सोच रहे हैं, तब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ और नहीं बचा है और इससे आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब वो प्रॉब्लमैटिक है। वरना आप मास्टरबेशन रोज कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकली इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रोकना चाह रहा हूँ, इट्स लाइक अ डिबेट नाउ, कि इन फ्यूचर जाके स्पर्म काउंट बढ़ कम होएगा ना अगर डेली कर रहे हैं तो? इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे स्पर्म कुछ काउंट रिलेशन का और मास्टरबेशन का कोई भी रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, टाइमिंग में भी डिफरेंस कुछ भी नहीं है। रिलेशन नहीं है। मास्टरबेशन और स्पर्म काउंट आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। अब आपके उसमें तो इमेजिनेशन से तो कोई नहीं कर रहा है, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉर्न एडिक्ट हो रहे हैं। जब एक जेंजी होंदो पॉर्न एडिक्ट हो जाता है तो उन्हें हमेशा यही बारे में सोचता है। तो जो रेप भी यही चीज़ से हो रहा है, तो पॉर्न एडिक्शन को अपन कैसा रोकना चाहिए? एडिक्शन एक ऐसी चीज है, हमें लगता है कि एडिक्शन हम बोलेंगे रुक जाओ और रुक जाएगी, ऐसे कभी भी नहीं होता है। एडिक्शन एक बीमारी है, फुल फ्लेज्ड बीमारी है। ये मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप कल को ये बोल दे दारू वाले इंसान को कि कल से दारू छोड़ दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सेम, चाहे दारू हो, चाहे पॉर्न हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे इंटरनेट एडिक्शन हो, चाहे कोई सा भी एडिक्शन जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, कोई भी एडिक्शन एक बीमारी है और उस बीमारी को प्रोफेशनली ट्रीट किया जाना चाहिए। एक बस बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जब बीमारी आप तभी ठीक कर सकते हो जब इंसान को उस चीज़ के बारे में पता हो कि मैं बीमार हूँ। अगर आपको लगता नहीं है कि आप बीमार हैं या आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, सिंपल। लेकिन अगर आपको लगता है मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं थोड़ा एडिक्टेड हूँ, मैं एडिक्शन वाले जोन में जा रहा हूँ, प्रोफेशनली हेल्प लीजिए। दवाइयाँ भी हैं, थेरेपी भी हैं, और एडिक्शन एकदम ट्रीटेबल डिजीज़ है। थेरेपी और मेडिकेशन के ऊपर आ रहा हूँ मैं। थेरेपी से कम होता है तो मेडिकेशन की क्यों ज़रूरत है? मेडिकेशन जब हम मेडिसिन में डालूंगा तो मेरे किडनी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरे को उसमें प्रॉब्लम होएगा। तो थेरेपी इज़ द फर्स्ट चॉइस और द मेडिकेशन इज़ द फर्स्ट चॉइस? वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। जब आप पेशेंट आएगा, उसकी सिवियरिटी कितनी है, किस तरीके से, कितना बीमार है, कितना उसको प्रॉब्लम है, उसकी सिवियरिटी क्या है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी बॉडी क्या लेगी क्या नहीं लेगी। आप ज़रूरी नहीं है कि थेरेपी इजी है, थेरेपी बिल्कुल भी इजी नहीं है। लोगों को लगता है कि थेरेपी में जाके बात करनी होती है और सब ठीक हो जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। थेरेपी बहुत एक्सटेंसिव होती है। थेरेपी में आपको बहुत काम करना होता है, पेशेंट को बहुत काम करना होता है थेरेपी पे। तो ऐसा नहीं है कि थेरेपी इजी है, बात करके मैं आपको समझा दूंगी और कल से आप सारे एडिक्शन छोड़ देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। दवाइयाँ, और अगर मैं दवाई की बात करूँ तो जो आप पैरासीटामॉल खाते हैं, जो हम ऐसे ही गटक लेते हैं बिना सोचे समझे, वो भी लिवर पे असर करती है। तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा खा रहे हैं वो आपके किसी ना किसी बॉडी के पार्ट पे असर करेगी, लेकिन अगर वो आपको ठीक कर रही है तो आप खाएंगे ना पैरासीटामॉल, फीवर में तो नहीं रहेंगे। ऐसे ही सेम चीज़, अगर आपको एडिक्शन है और उसके लिए दवाई इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोल रही किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होता, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आपको इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या साइड इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वो वही चीज़, इफेक्ट इंपॉर्टेंट, वो वही चीज़ है। अगर आप सच में आपको कोई प्रॉब्लम है और इफेक्ट आ रहा है तो आपको साइड इफेक्ट पता भी नहीं चलेंगे, वही चीज़।
बिफोर दिस सेइंग आई हैव टू से यू कि से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके उसमें बात करने के लिए। जैसा वीड हो गया, उसका एडिक्शन कैसा इंसान में होता है और उसको अपन कैसा क्यूर कर सकते हैं, अनप्रोफेशनल वे में अपन उसकी थेरेपी खुद कैसा ले सकते हैं। देखो, अनप्रोफेशनल थेरेपी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑनेस्टली प्रोफेशनल, जैसे अब आप यहाँ पे आप पॉडकास्ट चला रहे हैं, ठीक है, आपका ये प्रोफेशन है, मैं मान के चल रही हूँ। अगर मैं कल को बोलूँ मैं आपकी जगह बैठ जाऊंगी, तो शायद मैं वो क्वेश्चन कभी पूछ ही नहीं पाऊंगी, ये पॉडकास्ट कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। सेम चीज़, अनप्रोफेशनल चीज़ें कभी भी कहीं पे भी काम नहीं करती, चाहे आप कैसे भी देख लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि थेरेपी कैसे ले लेंगे, कैनाबिस का क्या है, तो वीड हमारे टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं कैनाबिस। एडिक्शन हर चीज़ों का सेम ही लाइन पे चलता है कि आपने पहली बार ट्राई किया, कि दोस्त ने बोला चल यार ट्राई करके आते, कुछ नहीं होता, आप गए, आपने ट्राई किया, आपको लगा वाह यार कुछ भी नहीं फील हो रहा है, कोई दर्द नहीं है बॉडी में, सब कुछ स्लो हो गया है, सब बढ़िया लग रहा है, वाह ये तो बेस्ट फीलिंग है, ठीक है। अब आपने बोला नहीं, एक ही बार करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। अब आप अगली बार जब कभी स्ट्रेस में आएंगे, और आप स्ट्रेस में भी नहीं, अगली बार सेम दोस्त अगर आपको मिल भी गया तो बोलेगा भाई याद है क्या बढ़िया फीलिंग थी, चल वापस करके आता, शायद आपने वापस फिर कर लिया। तो अगली बार आपको पता है वो फीलिंग याद है, आपके ब्रेन को वो फीलिंग याद है, उसी से डोपामीन रिलीज होता है। और अगली बार अगर आपको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी या कुछ भी, तो आप वो जाके वापस करेंगे, और फिर धीरे 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 ये हैबिट बन जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं एडिक्शन। और एडिक्शन का एक ही ट्रीटमेंट है, मैं वापस बोल रही हूँ कि प्रोफेशनली हेल्प लेनी है। एडिक्शन एक डिजीज है और ये पूरी तरीके से ट्रीटेबल डिजीज है। सिगरेट, सिगरेट एक ऐसी चीज़ है, मैं कहीं मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ देखता हूँ कि अगर उनको थोड़ा टेंशन हो गया है तो वो क्या करते, सिगरेट लेके मारते। तो ये रियली वर्क करता है स्ट्रेस अपना डाउन करने के लिए? अभी कैसा वर्क करता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वीड के बाद जो फीलिंग आती है वो एक सूदिंग फीलिंग आती है। जब आपने पहली बार ट्राई की होगी तो एक सूदिंग फीलिंग आई होगी, आपको लगा होगा कि मेरा सारा स्ट्रेस चला गया। वैसे ही जब सिगरेट में भी निकोटीन होता है, दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली आपको अच्छा फील कराने के लिए होते हैं, आपको सूदिंग फील देने के लिए होते हैं, कामिंग फील देने के लिए होते हैं। तो आप एक बार ट्राई करते हो, आपको लगता है स्ट्रेस कम हो गया है, और धीरे 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 वो एडिक्शन में अच्छा, तो ये पूरा माइंड का गेम है? पूरा माइंड का गेम है। हस्बैंड और वाइफ की रिलेशन सही नहीं हो रही है, उसके कारण डिवोर्स ज़्यादा हो जा रहा है या तो अफेयर्स ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इसके उसमें आप एक साइकेट्रिक रहने के उस नाते आप उन दोनों को एडवाइस क्या देना चाह रहे हो? लाइक शुरू कैसा करे, शेयर कैसा करे, ये चीज़ था। देखिए, हस्बैंड वाइफ आज से नहीं, काफ़ी जब से हस्बैंड वाइफ बनते हो तब से आप लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग, ठीक है। आजकल क्या हो गया है कि हमारे पास पहली चीज़ आई वुड से कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। अब आपने लड़ाई कर ली एंड आप चले गए बाहर और आपने बोला मेरे पास तो ऑप्शन है, मैं तो कर लूँगी या कर लूँगा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे, मैं बोलूँगी इनफिडिलिटी का। दूसरी चीज़ ये कि अगर बहुत हमारे इंडियन सिनेरियो में मोस्टली ये होता है, डिवोर्स रेट्स जो आजकल बढ़ रही है, इट इज़ नॉट ड्यू टू इनफिडिलिटी। हमारे कंट्री में एट प्रेजेंट डिवोर्स रेट मैक्सिमम इस वजह से होती है क्योंकि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, विच इज़ नॉट द अफेयर, इट इज़ द पेरेंट्स और इट इज़ समबडी एल्स इन योर सोसाइटी। अब हमेशा एक अनड्यू एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोनों ही साइड पे, लड़की के साइड पे भी और लड़के के साइड पे भी, और जब उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो वो कहीं ना कहीं एक सेपरेशन वाली फीलिंग आती है। और अब ऐसा नहीं है कि पहले डिवोर्स नहीं हुआ करते थे या अब ज़्यादा होने लग गए, बट आई फील अब पीपल आर मोर अवेयर। अब उनको पता है कि आपको ज़रूरी नहीं है उस ट्रॉमेटिक रिश्ते में रहने की, अब आप एक लीगली एक तरीके से सेपरेट हो सकते हो, विच आई फील इज़ गुड। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में पहले डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हुआ करते थे और वो फिर भी डिवोर्स नहीं ले पाते थे, विच आई फील इज सैड। लेना चाहिए उस टाइम पे। अब हम जो आज की जनरेशन है अब वो नहीं रुकती है, डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है दे विल टेक डिवोर्स। अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, आप थर्ड पर्सन का बोल रहे, थर्ड पर्सन इज नॉट अबाउट
कोई मैन आ गया या कोई गर्ल आ गई, थोड़े ऐसी चीज़ें रहती है कि जहाँ हस्बैंड की सिस्टर आ जाती है या हस्बैंड के मदर आ जाते हैं, उससे भी थोड़े चेंजेस होते हैं। तो बेटर ये है कि अपन बैठ के एक दूसरे को बात करके एक दूसरे को समझना। नॉर्मल सोल्यूशन या एंड सोल्यूशन ये नहीं है कि अपन डिवोर्स ही ले, तो बात करना है तो कैसा बात करना, मैं वो चीज़ के बारे में पूछ रहा था। देखो, कम्युनिकेशन आप हमेशा एक होता है कि मेरे कुछ नॉन नेगोशिएबल होंगे कि मैं इससे ज़्यादा मैं सहन नहीं कर सकती, मैं इतना इन्वॉल्वमेंट सहन कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। आपके कुछ नॉन नेगोशिएबल होंगे कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अगर मेरे और आपके बीच में ये बात क्लियर है तो हम एक बाउंड्री बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द, ठीक है, कि हम हमारी फैमिली को इतना ही इन्वॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो उससे एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होता है, उससे चीज़ें आपके बीच में रहती है। आई फील मोस्ट ऑफ द टाइम हम ओवर शेयरिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स और नॉट मेंटेनिंग योर बाउंड्रीज, क्योंकि जब एक कपल साथ में होता है तो बाउंड्रीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप बाउंड्रीज नहीं बना पा रहे हैं विद बोथ साइड ऑफ द फैमिली, तो वो इन्वॉल्वमेंट रहेगा, वो इंटरफेरेंस रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप उनके बेटे हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, वो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। उस चक्कर में कभी कभी रिश्ता बेस्ट नहीं हो पाता है। कम्युनिकेशन, आई फील हर इंसान को शादी से पहले ये कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हम कितना इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, मेरी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन। ये अगर क्लियर कम्युनिकेशन होता है तो शादी बेटर तरीके से हो पाती है। ऐसा मैं तो ये अभी भी नहीं बोलूँगी क्लियर कम्युनिकेशन के बाद भी शादी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। शादी इज़ एवरी डे यू हैव टू चूज द सेम पर्सन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको सेम पर्सन को बार बार चूज करना पड़ता है और समझना पड़ता है, और अगर वो हो जाता है तो शादी सक्सेसफुल हो जाती है। हमारे मदर एंड फादर का रिलेशन 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स तक अभी भी साथ चल रहा है। अपने गन 2 ईयर्स हो जाओ, 4 ईयर्स हो जाओ, 5 ईयर्स हो जाओ, डिवोर्स हो जा रहा है। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न यही है, पहले आई फील जो मेजर रीज़न मुझे समझ में आया है, जितना मैं पेशेंट से बात करती हूँ, पहले की फीमेल्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। तो अगर वो शादी में खुश भी नहीं थी, दे यूज्ड टू कंटिन्यू द शादी। अब मोस्टली फीमेल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, और ये एक मेजर चेंज हुआ है जो पहले से लेकर अब तक हुआ है। दूसरी चीज़, पहले के ज़माने में वही ऑप्शंस नहीं थे आपके पास में, आपको स्टेबिलिटी चूज करनी पड़ती थी, सामाजिक स्ट्रक्चर वैसा था। अब आपके पास में ऑप्शंस भी हैं और सामाजिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है। अब आप बाहर जाके कुछ और कर सकते हैं, तो इनफिडिलिटी अपने आप आ जाती है। तीसरी चीज़, पहले के ज़माने में बहुत जल्दी आई फील बहुत सारे लोगों के पहला गोल होता था शादी करने के बाद बच्चे पैदा करना, कि आपने बच्चे कर दिए। बहुत सारे लोग अभी भी, जितने पेशेंट से मैं बात करती हूँ, हम बस बच्चों की वजह से ही रुके हुए हैं, बच्चों की वजह से ही मैंने कभी कुछ बोला नहीं। हाँ, सुना है, मैं भी सुना है। बस वो एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि पहले की शादियों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता था या होता, ऐसा नहीं है कि हर इंसान के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, लेकिन हम अगर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि क्यों अब ज़्यादा हो रहे हैं और पहले ज़्यादा हो रहे हैं, इस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अब हमने हमारी लड़कियां एजुकेट कर दी है। तो वो एक चीज़ है जहाँ पे अब हम नहीं सहना चाहते हैं, हम एक अनहैप्पी मैरिज में नहीं रहना चाहते। देयर इज अ फिलोसोफर ऑफ जर्मन, फ्रेडरिच बल्के उनका नाम है। उनका एक कोट है कि 2 इंटेलिजेंट पीपल कांट लव ईच अदर। तो क्या सही है? आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट। हो सकता है उन्होंने बोला हो, वो किस रेफरेंस में बोला मुझे नहीं पता। आई डोंट बिलीव। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंटेलेक्चुअली सेम लेवल पे नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। और मैं बहुत बार ऐसा देखती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज अ साइकाइट्रिस्ट, जब मेरे पास में पेशेंट्स आते हैं, पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी होने से भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है रिलेशनशिप में। और अगर आप इंटेलेक्चुअली सेम लेवल पे नहीं है तो आप हमेशा एक दूसरे को ऊपर नीचे ही आंकेंगे। पार्टनरशिप हमेशा इक्वल लेवल पे होती है। इक्वल नहीं भी है तो आप कोशिश करते हैं कि आप सेम लेवल पे आ सकें। अगर एक पार्टनर ऊपर है, एक पार्टनर नीचे है, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाती। अच्छा, ओके। और शादी हमेशा पार्टनरशिप पे ही होती है। आई फील शादी इज द मोस्ट पार्टनरशिप थिंग जो आप कर सकते हैं। जैसे आप बिजनेस पार्टनर ढूंढते हैं, आप ऐसा बिजनेस, मैं आपको बोलूँ कि कल आप सड़क पे जो बैठा हुआ इंसान है आप उसको बिजनेस पार्टनर बना लीजिए, आप नहीं बनाएंगे। आप उसी इंसान को बनाएंगे जिसका आपका इंटेलेक्चुअल सेम होगा, आपका और उसका गोल सेम होगा, और आपके उसकी फाइनेंशियल थोड़ी बहुत सेम होगी। समझ रहे हैं?
तो सेम, शादी तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट है। आप ऐसे कर ही नहीं सकते कि आप पूछे और कोई इंसान नीचे। Hence proof, it is only for cool, not for satisfact. आपके इतने साल के सर्विस में आपका हॉरेबल केस कौन सा था? आप सुनाइए, मेरे को सुनने का बहुत इंटरेस्ट है। हॉरिबल केस नहीं बोलेंगे, मतलब मेरे पास में बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे कि अगर मैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया की कहानी सुनाऊं आपको, तो एक मेरे पास एक फीमेल थी, वो प्रिजन में ही थी। तो वो आई हुई थी हॉस्पिटल और हम बात कर रहे थे उनसे, और उन्होंने अपने बच्चे को जला दिया था, 2 महीने के बच्चे को जला दिया था। अब जब कहानी सुनी तो इट वाज लाइक कि उनका पति दारू पीता था और उनको बहुत पीटता था, और 2-3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। उसके बाद में धीरे धीरे वो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ता गया। उसके बाद धीरे धीरे उनको कानों में आवाज़ें आने लगी। तो वो कानों में आवाज़ें जो थी वो ये बोलती थी कि जाओ सबको मार दो, ऐसे करके। और एक दिन उनका बच्चा बैठा हुआ था और पति ने कभी साथ दिया नहीं, और पति ने कभी उनकी प्रॉब्लम समझी नहीं। तो वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो आवाज़ें आई, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चे को लाइव जला दिया। और आज वो ठीक हैं। और मेरे लिए हॉरिबल स्टोरी, हॉरिबल जो चीज़ है इसमें कि आज उनको ये गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है। बीमारी में आप क्या करते हैं आपको नहीं पता। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि साइकाइट्रिक इलनेस पूरी तरीके से ट्रीटेबल है। तो अगर आपके घर में आपको लगता है कोई है, तो प्लीज़ उसको हॉस्पिटल लेके आइए, ट्रीट कराइए अपने लव्ड वंस को। क्योंकि बाद में जब आप ठीक हो जाते हो और जब आपको पता चलता है कि आपने क्या किया है, हॉरर स्टोरी तो वही है, उससे पहले कुछ हॉरर स्टोरी नहीं। उससे पहले तो इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन पता चलने के बाद कितना दुख होता है, और एक माँ के लिए अपना बच्चा जला देना कितनी बड़ी बात होती है। बहुत ज़्यादा, मेरे को तो ऐसा कांटे आ रहे हैं अभी भी, ऐसा कैसा जला सकते हो? लाइक इंडियन कल्चर अभी रेडी क्यों नहीं है ये चीज़ के लिए? साइकेट्रिक के लिए रहने दो, साइकोलॉजी के लिए रहने दो, क्यों रेडी नहीं है? आई फील अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है ऑनेस्टली। अब तो मैं बहुत, मतलब टचवुड, बहुत हमारा इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। और मैं तो सल्यूट करूँगी जेनजीज को और मिलेनियल्स को, जो ये लेके आ रहे हैं कि हम अब फालतू की चीज़ें नहीं सहन करेंगे। अगर हमें प्रॉब्लम है, हम जाएंगे, बात करेंगे, हम हेल्प लेंगे। एंड आई फील, मैं सल्यूट मारना चाहती हूँ उन लोगों को, इस वाली जनरेशन को। रही बात, अभी भी हम थोड़े पीछे हैं, क्योंकि अभी भी वो एक टाबू है सोसाइटी में कि तुम पागल हो, तुम्हारे साथ में नहीं बैठ सकते। हर मेंटल इलनेस को एक पागल से करार कर दिया जाता है कि यार इसका तो दिमाग खराब है। पागल जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपका आज हड्डी टूट गई है तो आप जाएंगे ना डॉक्टर के पास में। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि जब मेंटल इलनेस भी एक ऐसी ही चीज़ है कि आपके दिमाग में एक चीज़ खराब हो गई है, उसको सही कराना ज़रूरी है। लेकिन आप उसको पागल बोल देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, सड़कों पे छोड़ देते हैं, जाओ। तो वो एक चीज़ है, वो बस एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, टाबू बना हुआ है कि ये पागल है, दुनिया क्या कहेगी, हमारे घर में पागल है, और ये सब चीज़ें बस वही है, वही रोक रहा है। लेकिन आई फील अगर लोग आए, हेल्प लें, तो ठीक हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी 3 साल मैंने पीजी करी, और अब ऐसा कोई भी इंसान या पेशेंट नहीं था जो ठीक नहीं हुआ है। ठीक होते हैं। उनको ये भी डर लगता है लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ कंटिन्यू होंगी और ये सब चीज़ें। बट ये कितनी छोटी सी प्राइस है अगर हम बात करें। अगर हम ठीक हो रहे हैं, मेंटली ठीक हो रहे हैं, अपने घर पे वापस जा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, रिश्ते बना पा रहे हैं, उसके लिए एक छोटी सी प्राइस कि आपको 1 या 2 गोली ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। कितनी बड़ी प्राइस है, छोटी सी प्राइस है, और आप सही से रह सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ, कल को अगर आपको बीपी हो जाता है और आप बोले नहीं मैं तो बीपी की गोली 4 दिन लूंगा, उसके बाद नहीं लूंगा, तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है कि जो मेंटली इल होता है उसको ये नहीं पता कि उसकी जान खतरे में है। तो ये तो घर वालों का काम है, दोस्तों का काम है, लव्ड वंस का काम है कि प्लीज उनको हॉस्पिटल लेके आइए और ठीक कराइए। एक बार वो ठीक हो जाएंगे तो अपना ध्यान खुद रख लेंगे। सो अगर आपका आना है तो लाइक कहाँ है आपका एरिया, कहाँ आना है, अगर कौन सा हॉस्पिटल है आपका? मेरे पास आना है तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम करती हूँ और मैं प्राइवेट में भी काम करती हूँ। गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेरे पास 2 नाम है, आप किसी में भी जा सकते हैं। एक अभी अभी नया खुला है टिम्स करके, और एक जो पुराना है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एरागड्डा।
एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के नाम से आई थिंक हैदराबाद में बहुत फेमस भी है वो। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं ऑटो वालों से या किसी से बात करती हूँ, मुझे बोलते हैं कि एरागड्डा मेंटल हॉस्पिटल मैडम वहाँ तो जा नहीं सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे कोई पागल घूमते हुए नहीं रहते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिससे आपको डर लगने की बात हो। वो एक नॉर्मल हॉस्पिटल है। वहाँ पे पेशेंट आते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं, कुछ भी डरने की बात नहीं है। तो वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट में, मैं कवाड़ीगुड़ा सिकंदराबाद बैठती हूँ, अग्रवाल क्लिनिक्स, आप वहाँ आ सकते हैं। एक चीज़ में मैं पॉइंट आउट करूँगा, ये बोलने से मैं थोड़ा क्रिटिसाइज होऊंगा, मेरे को थोड़ा बैकलैशेस मिलेंगा, लेकिन मैं चीज़ आपको बोलता हूँ, हमारी दादी है, उन्होंने ज़रा एज्ड वन है, ज़्यादा शुगर होने से उन्होंने मेमोरी लॉस कर ली है उनकी। उनको ऐसा लगता है कि अभी भी उन्होंने 15 साल पहले जी रहे। वो भी एक प्रॉब्लम है, उसके लिए साइकेट्रिक की ज़रूरत है। मेरे लव्ड वन भी मेरे को बोले से वो चीज़, लेकिन जब उन्होंने एर्रागड्डा गए, वहाँ की गोलियाँ खाए हैं, तो उनकी जो थे स्ट्रेस और बढ़ गया है। उन्होंने रात में सो नहीं पा रहे थे, उठ के चले जा रहे थे। वो क्या था वो, या डॉक्टर सही नहीं दिए गोली, या ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, या उनको वो गोली जमी नहीं। ऐसा मैं अब इस बात पे कमेंट नहीं कर सकती कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि मैं उस टाइम पे नहीं थी। बट हो सकता है कि जो दवाई दी गई हो, आपकी दादी को कुछ और प्रॉब्लम हुई हो और दवाई उसको ठीक करने के लिए दी गई हो, शायद डोज अप्रोप्रिएट ना हो, या जो दूसरी चीज़ें होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है, आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा होता है, स्पेशली शुगर वाले पेशेंट्स में। तो कभी कभी क्या होता है, जितनी डोज होती है उससे ज़्यादा चली जाती है, तो उस वजह से भी ये सब चीज़ें हो जाती है। तो ऐसा अगर हुआ है तो मेरे हिसाब से तो वापस एक बार जाके दिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, वो पक्का से एडजस्टमेंट करेंगे। मैंने उस हॉस्पिटल में 3-3.5 साल काटे हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ यहाँ बोल सकती हूँ कि कोई भी डॉक्टर, अगर आप उनके पास में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया दवाई लेने के बाद, तो उनका पहला कंसर्न ही होगा कि ऐसा कैसे हो गया। क्योंकि कोई भी डॉक्टर खराब दवाई नहीं देगा वहाँ पे, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देगा। हम एज अ साइकाइट्रिस्ट हम तो यही कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है सोसाइटी में कितना स्टिग्मा है इसके अराउंड। तो अगर कोई इंसान आ रहा है खुद की मर्जी से चल के हमारे पास दवाई लेना, वो उसने पहला स्टेप क्लियर कर लिया है, मतलब तब हमारा धर्म है कि हम उसको ठीक करें। तो अब कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलत दवाई चली जाए। अगर कभी गलती से ऐसा हो भी जाता है कि ऊपर नीचे डोज हो गई, तो मैं तो सबको बोलूँगी वापस जाइए उस डॉक्टर के पास में और पूछिए कि सर मैम हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं। ठीक करके देंगे आपको, जो भी डोज है चेंज करके देंगे या कुछ और इन्वेस्टिगेशन करके देंगे। और के केस था, पोस्ट का केस है, आप ऐसे जनों को कैसा ट्रीट करते हैं? थोड़े जनों का रहता है कि शैतान आ गया है, बोलते हैं आंख पे, स्पिरिचुअल थिंग्स जो रहते हैं, तो उन्हों को आप ट्रीट कैसा करते हैं? आप पहले ही बोल देते कि ये स्पिरिचुअल थिंग है, या आप इस पे कुछ काम करते हैं, या साइकोलॉजी या साइकोथेरेपिस्ट पे उस पे काम करते हैं? देखिए, हमारे इंडिया में हम ये बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बीमारी नहीं है जब तक वो एक्सेप्टेबल है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे किसी को मस्सा हो गया और उसको लगता है मस्सा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको ट्रीट नहीं कर सकती, ये बीमारी नहीं है। हमारे इंडिया में क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा चलता आ रहा है, बहुत सदियों से ऐसा चलता आ रहा है, भगवान में मानना, आत्माएं आ जाना, ये बहुत नॉर्मल है, तो हम इनको ट्रीट नहीं करते। अगर आपको लगता है कि इससे आपके पेशेंट को या आपको बहुत परेशानी हो रही है और आप बोल रहे हैं कि नहीं इससे परेशानी हो रही है, तो ट्रीट करेंगे, 101% ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर आपको इसमें कोई खराबी नहीं लगती है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये ट्रीटेबल नहीं है, सिंपल। एक छोटा सा आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, लेकिन मेरे को एडवाइस होना है वो चीज़ में। एवरी यूथ कैन बी कमिंग टू यू। थोड़े यूथ है जो ब्रेकअप से हो या मूव ऑन नहीं हो सकते, तो उनको आप आपके प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा बोल दीजिए, मेडिसिन मेडिकेटेड आप नको दीजिए उनको, लेकिन आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में बोलो कि आप ये करें तो ठीक हो जाएगा आपको। देखो, ब्रेकअप का कोई एक सेट रीजन नहीं होता है कभी भी। ओके। तो थेरेपी का कोई सेट रीजन कैसे होगा? अच्छा, मैं एक ही एडवाइस नहीं दे सकती ना सबको। ब्रेकअप किसी भी जिस भी रीजन से हुआ है, उसी रीजन पे शायद हमें काम करना होगा। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, एक फेज है और ये चला जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, लग रहा है कि लाइफ खत्म हो रही है, तो प्लीज हेल्प ले लीजिए।
बाकी बस दिमाग में ये रखना है कि हाँ, शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये एक फेज है जो लाइफ से चला जाएगा। इतना मैं एक ही एडवाइस दूंगी सबको जो भी ब्रेकअप के थ्रू गुजर रहे हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है और ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे मैं बोलूंगी कि लाइफ बहुत बड़ी है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो करो। ब्रेकअप के बाद रो भी, अच्छे से रोना धोना करो, अच्छे से बढ़िया 2-3 दिन अपने आप को कमरे में बंद भी रखो करना चाहो तो, लेकिन ये याद रखो कि बस एक ये फेज है और इससे बाहर 101% निकल जाओगे। और कि ये है कि जब ब्रेकअप हो जाता है तो आप बोले कि कमरे में बंद कर लो, तो उसमें वो थॉट आता है कि सुसाइड कर लो, मैं सुसाइड कर लूँ। तो सुसाइड जो थॉट्स रहते हैं वो क्यों आते हैं, आगे तो उसको अपन क्योर कैसा कर सकते हैं, आपका ना कि मैं कैसा खुल के समझा सकता हूँ। देखिए, सुसाइड एक ऐसी चीज है जो कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं उसी टाइम तुरंत हमारे पास में, हमारे इंडिया में एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वो उस पर आप कॉल करिए। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वो 24/7 अवेलेबल हैं, उन पे बात करिए। उससे क्या होगा, वो आपको सुनेंगे। उस टाइम पे हम उस सुसाइड को टाल सकते हैं, वो कंटिन्यू नहीं होगा और हम एक लाइफ बचा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ज़रूरत है तो आप तुरंत प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं, और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 24/7 नेशनल हेल्पलाइन नंबर है। आप मेडिकेशन की बात कर रहे थे, अभी मेरे को स्पार्क को है वो चीज़। मैं जब डिप्रेस होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, घूमने चले जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। तो इसमें मैं मेडिकेशन कहाँ से इस्तेमाल करूँ? नॉर्मली अगर है आपको 1 दिन का डिप्रेशन है, 2 दिन का डिप्रेशन है, तो आप बाहर घूम के आओ, आप नए लोगों से इंटरेक्ट करो। अगर आप इंट्रोवर्टेड है तो नई थिंग्स खुद में ट्राई करो। आप क्या बोलते हैं इसमें? एक तो ये हमने डिप्रेशन ना इतना ग्लोरीफाई कर दिया ना, हर चीज पे हम बोल देते हैं डिप्रेस्ड है। डिप्रेशन एक बीमारी है, प्लीज समझिए बात को। आप हर वक्त आप शुगर खाते तो आप ये नहीं बोलते ना मुझे शुगर है, नहीं बोलते ना। ऐसे ही डिप्रेशन एक बीमारी है, तो हम जितना ज्यादा इसको यूज कर रहे हैं ना आजकल के जमाने में कि डिप्रेशन हो गया, अरे यार मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं घूम के आया मुझे ठीक हो गया, पर डिप्रेशन नहीं है वो। आप इंसान हो, आपको दुख भी आएगा, आपको खुशी भी होगी, सब कुछ होगा। तो हो सकता है आपका उस टाइम पे आप दुखी होंगे किसी बात को लेके या कुछ भी, तो आप घूमने गए, आपका माइंड फ्रेश हो गया, आप डिप्रेशन में नहीं हो। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है। एक जितना हमें लगता है ना कि हम घूम के आ जाएंगे और डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन में बहुत कुछ होता है। डिप्रेशन में इंसान खाना पीना छोड़ देता है, नींद नहीं आती है उसको किसी से भी कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने ही जिंदगी में अपने ही गिल्ट में जी रहा होता है, जबकि उसने कुछ गलत भी नहीं किया होता है। तो डिप्रेशन हम एक छोटी सी चीज नहीं कि यार आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घूम के आया तो अच्छा लग गया, ये डिप्रेशन नहीं है। और हमें ये बंद करना चाहिए डिप्रेशन 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 बोलना, क्योंकि इससे 2 चीजें हो रही है। एक तो हम इसको ओवर यूज करके इतना कैजुअली बना रहे हैं इसको, और दूसरी चीज जिनको असली में डिप्रेशन है वो इस चक्कर में हेल्प नहीं ले पा रहे, क्योंकि कोई भी आके यार मुझे डिप्रेशन है, हाँ तो जाना घूम के आना, क्या प्रॉब्लम है, वो कर रहे हैं। अच्छा। और उससे हेल्प रुक रही है, तो वो नहीं करना है। मैं आपसे रैपिड आंसर लेता हूँ, यस और नो। आप ये चीज़ में बोलिए कि हाँ यस आ सकते हैं, नो आप खुद कर ले सकते हैं, ये बीमारी नहीं होती है। मैं एक अकेला इंसान जो फ्रेंड सर्कल में बैठता हूँ, हंसते हंसते मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तो ये बीमारी है? हो सकती है, यस हो सकती है। मेरे को पब्लिक में रहना पसंद नहीं है, अकेले में रहना पसंद है, क्या ये बीमारी है? नो नहीं है। मेरे को कोई भी कुछ भी छोटी चीज़ बोले तो बहुत गुस्सा आ जाता है, ये क्या बीमारी है? हो सकती है। थैंक यू आयशा, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे टीम के लिए एंड ऑडियंस। आप लोग ये चीज़ को सही लीजिए, रिकॉन्सिडर करिए। हर चीज़ आप खुद से नहीं कर सकते, थोड़े चीज़ों को प्रोफेशनल की ज़रूरत रहती है। अगर आप कुछ भी फील कर रहे, शी विल बी गिविंग यू द हेल्प नंबर और हेल्पलाइन नंबर, या उन्होंने खुद का नंबर देंगे तो आप आके क्या है क्योर कर सकते। हर चीज़ आप खुद से मत करिए। एंड से नो टू ड्रग्स, से नो टू वीट and say no to say no to mobile which you are using before sleep. Don't forget to subscribe to her channel and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to be notified on every update. Allah Hafiz, दुआ में।